जरा इस बारे में सोचिए। एक 8 महीने का बच्चा जो अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाता, वो बोली गई बातों के एक लगातार प्रवाह में से अलग अलग शब्दों को पहचानता कैसे है? या जब कोई गाड़ी चला रहा होता है तो दिमाग नज़र के कोनों में मौजूद चीज़ों को कैसे समझता है? ये कोई जादू तो है नहीं। ये सब आंकड़े हैं, संभावनाओं का खेल। आज हम इसी आकर्षक विचार की थोड़ी गहराई में उतरेंगे कि हमारा दिमाग असल में एक सांख्यिकीय इंजन है, एक ऐसी मशीन जो संभावनाओं की गणना करके दुनिया को समझती है। बिल्कुल। और हम ये भी देखेंगे कि ये आइडिया जो मतलब दशकों के कॉग्निटिव साइंस पर आधारित है, आज एआई के भविष्य को कैसे आकार दे रहा है। सच कहूं तो दिमाग की जो सीमाएं हैं ना, वही आज के एआई की भी सबसे बड़ी चुनौतियां हैं, और दोनों का हल शायद एक ही जगह छिपा है। दिलचस्प। तो दिमाग से लेकर एआई तक का सफर, चलिए इसकी गहराई में चलते हैं। तो इस बात का सबसे पहला और मजबूत सबूत कहाँ से मिलता है कि हमारा दिमाग असल में एक स्टैटिस्टिशियन की तरह काम करता है? ये सबसे दिलचस्प जगहों में से एक से आता है, 8 महीने के बच्चों से। कई दशक पहले सैफ्रॉन और न्यूपोर्ट जैसे शोधकर्ताओं ने ये जाना चाहा कि बच्चे बिना किसी के सिखाए भाषा में शब्दों की सीमाएं कैसे सीखते हैं। मतलब ये कि एक शब्द कहाँ खत्म होता है और दूसरा कहाँ से शुरू होता है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो शब्दों के बीच में कोई खाली जगह तो छोड़ते नहीं। बिल्कुल। तो उन्होंने एक बहुत ही चालाकी भरा प्रयोग किया। उन्होंने एक कृत्रिम भाषा बनाई जो बिदु कपूपा दोती गोला जैसी बेमतलब की ध्वनियों की एक लगातार चलने वाली धारा थी। उसमें कोई मतलब नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, बस आवाजें थीं। एक मिनट, बेमतलब की आवाजें क्यों? किसी असली भाषा या कहानी का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? हाँ, यही तो इस प्रयोग की खासियत थी। अगर वे किसी असली भाषा का इस्तेमाल करते तो हो सकता है कि बच्चे पहले से ही कुछ पैटर्न जानते हों। बेमतलब की ध्वनियों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि बच्चे जो कुछ भी सीख रहे हैं वो उसी 2 मिनट के अनुभव से सीख रहे हैं। मतलब वे एक बिल्कुल कोरी स्लेट के साथ शुरुआत कर रहे थे। समझ गया। तो उन्होंने इन बच्चों को 2 मिनट तक ये बेमतलब की आवाजें सुनाई। फिर क्या हुआ? जो हुआ वो हैरान करने वाला था। बाद में जब बच्चों को उन ध्वनि समूहों को सुनाया गया जो अक्सर एक साथ आते थे, जैसे बिदुका जो उन्होंने एक शब्द बनाया था, और उन समूहों को जो कभी-कभी एक साथ आते थे, जैसे कापुपा जो 2 शब्दों का जोड़ था, तो बच्चों ने उन ध्वनियों पर ज्यादा ध्यान दिया जिन्हें उन्होंने पहले नहीं सुना था। अच्छा। इसका मतलब है कि वे बिदुका जैसे शब्दों को पहचान गए थे। हाँ। पर कैसे? बिना किसी इशारे के सांख्यिकी नियमितताओं का पता लगाकर बच्चे का दिमाग अनजाने में ये हिसाब लगा रहा था कि कौन सी ध्वनि किस ध्वनि के बाद आने की सबसे ज्यादा संभावना है। बी के बाद दू और दू के बाद का आने की संभावना बहुत ज्यादा थी, लेकिन बिदुका के बाद कोई भी दूसरा शब्द आ सकता था। पूपादो, यति गोला, वहां अनिश्चितता ज्यादा थी। दिमाग इस सांख्यिकीय बदलाव को पकड़ लेता है और समझ जाता है कि यहाँ एक इकाई खत्म हो रही है। ये कमाल का है। ये सच में कमाल है। पर ये सिर्फ सुनने तक ही तो सीमित नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी नजर देखने में भी ऐसा ही कुछ होता है। बिल्कुल। एक घटना है जिसे क्राउडिंग कहते हैं। हाँ। उसको देखिए। अगर मैं आपको अक्षरों की एक पंक्ति दिखाऊं, मान लीजिए A+BRAC, और कहूं कि आप बीच वाले प्लस चिन्ह पर ध्यान केंद्रित करें, तो आप बाईं ओर ए को तो आसानी से पहचान लेंगे। हाँ, लेकिन दाईं ओर के अक्षर वो बस एक धुंधला सा झुंड लगते हैं। मैं उन्हें पढ़ नहीं सकता, भले ही वे मेरी नजर के बहुत करीब हों। सही कहा। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, भले ही आप BRAC नहीं पढ़ सकते, पर आपको ये पक्का पता होता है कि वे अक्षर हैं, कोई बेतरतीब धब्बे या चीनी अक्षर नहीं। क्यों? शोधकर्ता रूथ रोजनहॉल्स के काम से पता चलता है कि हमारा दिमाग पेरिफेरल विजन में एक धुंधली तस्वीर नहीं लेता। इसके बजाय ये आंकड़ों की एक टोकरी इकट्ठा करता है। आंकड़ों की टोकरी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि दिमाग सटीक विवरणों के बजाय चीजों का सार पकड़ता है। वो ये नोट करता है कि वहां सीधी और घुमावदार रेखाएं हैं, एक खास तरह की बनावट है जो अंग्रेजी अक्षरों की विशेषता है। तो दिमाग आपको ये नहीं बताता कि वहां कौन से अक्षर हैं, लेकिन ये बताता है कि वहां अक्षर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम गाड़ी चला रहे होते तो हमारी साइड की नजर असल में चीजों को देख नहीं रही होती, बल्कि बस
बिल्कुल, वो बस एक सांख्यिकीय सारांश बना रही होती है। एक समरी बना रही होती है Clear. कि वहां एक कार जैसी चीज है या पेड़ जैसा कुछ है। बिल्कुल सही। ये एक बहुत ही कुशल प्रणाली है। दिमाग उस जानकारी को प्राथमिकता देता है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत है, यानी आपके सामने क्या है, और बाकी सब के लिए एक अच्छा खासा अनुमान लगा लेता है। अगर दिमाग एक स्टैटिस्टिशियन है तो क्या इसका कोई मुख्य सूत्र या कोई नियम है जिसके आधार पर यह काम करता है? हाँ, ऐसा लगता है कि इसका मुख्य सिद्धांत बेस के नियम पर आधारित है। ये एक गणितीय समीकरण है, लेकिन इसका आइडिया बहुत सरल है। हमें नए सबूतों के आधार पर अपनी मान्यताओं को कैसे अपडेट करना चाहिए। इसे थोड़ा और आसान करके समझाएंगी? ये तो प्रकृति बनाम पोषण की जो सदियों पुरानी बहस है उसको भी सुलझाता है। प्रायर हमारी जन्मजात समझ हो सकती है और सबूत हमारा अनुभव। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये उन दोनों के बीच एक सुंदर संतुलन है। तो क्या संज्ञानात्मक विज्ञान की दुनिया में हर कोई इस बेजियन ब्रेन के विचार से सहमत है? ये सुनने में बहुत साफ सुथरा और सटीक लगता है। शायद थोड़ा ज्यादा ही। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं पर यह चर्चा और भी दिलचस्प हो जाती है। जेफरी बावर्स और कॉलिन डेविस जैसे आलोचकों का तर्क है कि ये मॉडल जस्सो स्टोरीज की तरह है। मतलब आप किसी भी व्यवहार को सही ठहराने के लिए इन मॉडलों को तोड़ मरोड़ सकते हैं। कैसे? उनका कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कुछ अजीब या अतार्किक करता है तो एक बेजियन मॉडलर बस ये कह सकता है, ओ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसका प्रायर बहुत अजीब था। आप उस प्रायर को अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं ताकि नतीजा सही दिखे। ये इन सिद्धांतों को लगभग गलत साबित करना नामुमकिन बना देता है, जो एक वैज्ञानिक सिद्धांत के लिए अच्छी बात नहीं है। यानी ये इतना लचीला है कि कुछ भी समझा सकता है, जो वैज्ञानिक रूप से एक कमजोरी है। और भी कोई आलोचना है? हाँ, एक और बड़ी आलोचना गैरी मार्कस जैसे विचारकों से आती है। वे कहते हैं कि ये मॉडल इस बात को पूरी तरह से नज़रअंदाज कर देते हैं कि इंसान कितने अतार्किक होते हैं। तवर्स्की और काहनमैन के काम ने हमें दिखाया है कि हमारा दिमाग संज्ञानात्मक पूर्वाग्रहों से भरा है, जो हमें सांख्यिकीय रूप से सही निर्णय लेने से रोकता है। हम संभावनाओं का गलत अनुमान लगाते हैं, हाल की घटनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं। हम आदर्श आंकड़ेबाज नहीं हैं। 1 मिनट रुकिए। ये तो बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे लोग आज के एआई, खासकर बड़े भाषा मॉडलों LLMs की आलोचना करते हैं कि वो पैटर्न तो बहुत अच्छे से पकड़ लेते हैं पर असल में दुनिया को समझते नहीं हैं, और इसीलिए वे कभी-कभी बहुत अजीब और अतार्किक गलतियां कर बैठते हैं। क्या ये वही समस्या है, बस एक अलग रूप में? बिल्कुल, आपने नस पकड़ ली। ये बहस सिर्फ अकादमिक नहीं है। यही सवाल पैटर्न पहचानने और असल में तर्क करने के बीच का अंतर आजकल सिलिकॉन वैली में हर किसी के दिमाग में है, खासकर जब एआई एजेंट्स की बात आती है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। 2025 को एआई एजेंट्स का साल कहा जा रहा था। ये है क्या और इनका इस बहस से क्या लेना देना है? एआई एजेंट सिर्फ सवालों के जवाब देने वाले चैटबॉट नहीं हैं। ये ऐसे प्रोग्राम हैं जिन्हें आप एक लक्ष्य देते हैं और वे उसे पूरा करने के लिए खुद योजना बनाते हैं और काम करते हैं। आप एक एजेंट से कह सकते हैं, अगले हफ्ते मेरे लिए गोवा की सबसे अच्छी और सस्ती यात्रा की योजना बनाओ, और वो खुद ही फ्लाइट्स ढूंढेगा, होटलों की तुलना करेगा और शायद आपके लिए बुकिंग भी कर देगा। ये तो भविष्य की बात लगती है, लेकिन क्या ये हकीकत में हो रहा है? IBM के विशेषज्ञों के अनुसार 2025 को अन्वेषण का वर्ष कहना ज्यादा सही होगा। रुचि बहुत ज्यादा है, लगभग 99% डेवलपर्स इन पर काम कर रहे हैं, लेकिन असल दुनिया में इन्हें लागू करने में कई बड़ी चुनौतियां हैं। जैसे कि? एक बड़ी चुनौती ये है कि ज्यादातर कंपनियां एजेंट रेडी नहीं है। इसका मतलब है उनके सिस्टम के पास AI से बात करने के लिए कोई दरवाजा या खिड़की, जिसे हम तकनीकी भाषा में APIs कहते हैं, नहीं है। एक एजेंट आपकी फ्लाइट तभी बुक कर सकता है जब उसके पास एयरलाइन के बुकिंग सिस्टम में झांकने की इजाजत और जरिया हो। ज्यादातर कंपनियों के सिस्टम अभी भी बंद बक्सों की तरह है। लेकिन ये सिर्फ पहुंच की समस्या नहीं होगी, है ना? मान लीजिए एजेंट के पास सारी पहुंच है, फिर भी क्या वे हमेशा सही काम करेंगे? यही असली मुद्दा है जो हमें वापस दिमाग वाली बहस पर ले आता है। आज के एजेंट्स जो LLMs पर बने हैं, तर्क करने में कमजोर है। वे सांख्यिकीय पैटर्न्स के आधार पर काम करते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं। आपने एजेंट से सबसे सस्ती फ्लाइट बुक करने को कहा। वो आपको एक ऐसी फ्लाइट बुक करके दे सकता है जो 500 रुपये सस्ती तो है, लेकिन उसमें 3 लंबे लेओवर हैं और यात्रा में 40 घंटे लगते हैं। क्योंकि उसने सस्ता शब्द को सांख्यिकी रूप से ऑप्टिमाइज किया, लेकिन अच्छी यात्राएं के कॉमन सेंस या संरचित समझ का इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल, उसने पैटर्न तो पहचाना लेकिन तर्क नहीं किया।
वो ये नहीं समझ पाया कि कोई भी इंसान ऐसी यात्रा नहीं चाहेगा। ये ठीक उसी तरह की अतार्किक गलती है जिसका जिक्र गैरी मार्कस इंसानी दिमाग के संदर्भ में कर रहे थे। हम सांख्यिकीय शॉर्टकट्स लेते हैं और एआई भी वही कर रहा है, लेकिन बड़े पैमाने पर। तो अगर सिर्फ आंकड़ों पर आधारित दिमाग और एआई दोनों की अपनी सीमाएं हैं, तो भविष्य क्या है? हम एआई को बेहतर ढंग से तर्क करना कैसे सिखा सकते हैं? शायद दिमाग की तरह ही, लेकिन दिमाग का बेहतर संस्करण। यहीं पर न्यूरो सिंबॉलिक एआई का विचार सामने आता है। यह एक हाइब्रिड दृष्टिकोण है जो दो अलग अलग दुनियाओं की सबसे अच्छी चीजों को एक साथ लाता है। कौन सी दो दुनियाएं? एक तरफ है न्यूरल नेटवर्क, जैसे कि LLMs, जो डेटा से पैटर्न सीखने में माहिर हैं। ये हमारे दिमाग का सांख्यिकीय हिस्सा है। दूसरी तरफ है पुराना क्लासिक सिंबॉलिक एआई, जो नियमों, तर्क और संरचित ज्ञान में माहिर है। यह दुनिया के बारे में ठोस तथ्यों और रिश्तों को समझता है, जैसे अगर कोई चीज पक्षी है तो वो उड़ सकती है, या पेरिस फ्रांस की राजधानी है। तो ये रीजनिंग मीट्स रिप्रेजेंटेशन है, यानी पैटर्न पहचानने की क्षमता का तर्क करने की क्षमता से मिलन। एकदम सही। इसे ऐसे सोचिए, आज का एआई एक ऐसे ड्राइवर की तरह है जिसके पास रियल टाइम ट्रैफिक डेटा यानी न्यूरल नेटवर्क तो है, लेकिन उसके पास शहर का नक्शा यानी सिंबॉलिक ज्ञान नहीं है। वह यह तो बता सकता है कि आगे जाम है, लेकिन वह यह नहीं समझ सकता कि जाम से बचने के लिए कौन सा वैकल्पिक रास्ता लेना सबसे अच्छा है, क्योंकि उसे सड़कों के जुड़ाव की कोई समझ नहीं है। न्यूरो सिंबॉलिक एआई उसे वो नक्शा देना चाहता है। तो ये बेजियन ब्रेन के विचार को एक नए स्तर पर ले जागा है। सांख्यिकी सीखने यानी न्यूरल को संरचित ज्ञान यानी सिंबॉलिक प्रायर के साथ मिलाना। बिल्कुल। लक्ष्य ऐसे एआई बनाना है जो ज्यादा विश्वसनीय, समझाने योग्य और अनुकूलनीय हो, जो सिर्फ ये न बताएं कि उन्होंने क्या किया, बल्कि ये भी बता सकें कि क्यों किया। ये केवल बड़े और बड़े मॉडल बनाने की दौड़ नहीं है, बल्कि उन्हें सही प्रकार की संरचना और तर्क क्षमताएं देने के बारे में है, ताकि वे सिर्फ हमारे शब्दों की नकल न करें, बल्कि उनके पीछे के मतलब को भी समझें। तो आज हमने एक अद्भुत यात्रा की। हमने एक बच्चे के दिमाग से शुरुआत की जो शोर में से शब्द निकालने के लिए अनजाने में आंकड़ों का इस्तेमाल करता है। हमने देखा कि कैसे बेस का नियम अनुभूति का एक शक्तिशाली मॉडल हो सकता है, लेकिन उसकी अपनी सीमाएं हैं। वही सीमाएं जो आज के एआई में भी दिखती हैं। और अंत में हमने देखा कि कैसे यही विचार सांख्यिकी सीखने को संरचित ज्ञान के साथ जोड़ना अब एआई की अगली पीढ़ी को बनाने में सबसे आगे है। यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विज्ञान में बहस और न्यूरो सिंबॉलिक एआई की ओर कदम दोनों एक ही मौलिक तनाव को दर्शाते हैं। कोई भी सिस्टम, चाहे वो दिमाग हो या मशीन, दो चीजों के बीच संतुलन कैसे बनाता है। एक तरफ है डेटा से लचीले ढंग से सीखने की क्षमता, और दूसरी तरफ है मजबूत संरचित ज्ञान जो सच्चे तर्क के लिए जरूरी है। शायद एआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बड़े मॉडल बनाना नहीं है, बल्कि ये पता लगाना है कि सच्ची बुद्धिमत्ता के लिए हमें कौन सी आवश्यक जन्मजात संरचनाएं या प्रायर बनाने की जरूरत है। हम मशीनों को सोचने के लिए कौन सा बुनियादी नक्शा दें ताकि वो सिर्फ दुनिया के आंकड़ों को न रटें, बल्कि उसे वाकई में समझ सकें।